तो वी विल स्टार्ट विथ और वी विल बेसिकली कंटिन्यू विथ, अगर आपको याद होगा लास्ट टॉपिक फॉर यस्टरडे वाज एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। एंड एज आई टोल्ड यू, कैपिलरी राइज और फॉल का एक्सप्रेशन सेम होता है, एग्जैक्टली द सेम। तो हम लोग कैपिलरी राइज का ही इक्वेशन डिराइव करेंगे और फॉल के लिए वही इक्वेशन होगा, सिर्फ कॉस ऑफ थीटा वहां पे हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फॉल के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है obtuse और cos of obtuse angle is negative. So we will basically rederive that expression. So expression for capillary rise. और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था there are two methods to derive the same formula. मेथड नंबर 1 है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, मेथड नंबर 2 है यूजिंग फोर्सेस। तो पहले हम लोग यूजिंग फोर्सेस देख लेंगे और मेथड नंबर 1 को बाद में करेंगे। तो पहले यूजिंग फोर्सेस। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक कैपिलरी लिया एंड वी हैव डिप्ड दिस कैपिलरी इनसाइड अ लिक्विड व्हिच वेट्स अ सॉलिड, जैसे कि केरोसिन या फिर वाटर। तो व्हाट यू हैव इज अ कंटेनर। कंटेनर में लिक्विड है, देयर इज सम लिक्विड हियर एंड देन यू विल डिप अ कैपिलरी एंड ऑफ कोर्स डिप अ कैपिलरी मतलब वन एंड ऑफ कैपिलरी, एक एंड बाहर ही होता है, वन एंड शुड बी आउटसाइड द लिक्विड और एक एंड को आपने डिप कर दिया। एंड अगेन आई विल अवॉइड राइटिंग डाउन मच ऑफ द थ्योरी, क्योंकि वो तो नोट उसके लिए दिए हैं मैंने आपको, सो दैट यू गेट ऑल द डिटेल थ्योरी। तो इन दिस केस सिंस द लिक्विड इज टाइप ऑफ अ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, तो यहाँ पे होता है कैपिलरी राइज। तो दिस इज सम हाइट h, ओके। देन इफ यू रिमेंबर वी आर इनटू हाइड्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे मोर और लेस सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में, और जहां जहां लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट आता है देयर इज विच फोर्स, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल। तो यहाँ पे आ गया टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यू हैव टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एक्चुअली पूरे सरकमफेरेंस पे, क्योंकि लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड इफ यू रिमेंबर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। और सरफेस टेंशन क्योंकि टेंजेंशियल था, तो ये एक्शन टेंजेंशियल है और रिएक्शन होगा यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा मैं डायग्राम को जूम कर लेता हूँ सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो ऐसा है, तो ये आ गया आपके पास रिएक्शन, एक्शन टी है तो रिएक्शन भी टी है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। ये एंगल का एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट। वेरी गुड। एंड देन व्हाट यू हैव इज, यहाँ पे भी सेम थिंग, यू हैव अ फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फोर्सेस है, ओके। सेम थिंग यहाँ एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। फिर अगर आपको याद होगा हमने ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स किए थे। तो टेंशन फोर्स, एक्चुअली रिएक्शन फोर्स है ये, लेकिन इसको टेंशन ही बोलेंगे। टेंशन फोर्स कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज टी साइन थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज टी कॉस थीटा। तो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा में हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास टी कॉस थीटा, यहाँ पे भी आएगा टी कॉस थीटा, ये है टी साइन थीटा और ये भी है टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि दे आर इक्वल बट अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हो गया कैंसल आउट। तो टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा दे आर कैंसल आउट। बचेगा कौन सा, टी कॉस। बट बट लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट होता है सरकमफेरेंस पे, मतलब ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है दे आर एक्चुअली 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। वाई, आई रिपीट अगेन,
यहाँ पे ये टी कॉस थीटा है, ऐसे टी कॉस थीटा पूरे के पूरे सरकमफरेंस पे है, क्योंकि ये टी कॉस थीटा हर उस जगह पे होगा जहां जहां सॉलिड का लिक्विड के साथ क्या है, कांटेक्ट है। तो इट विल बी एवरीवेयर वेयर एवर यू हैव सॉलिड एंड लिक्विड का कांटेक्ट। So you will have 2 pi r t cos theta. Total upward force due to surface tension is 2 pi r t cos theta. और 2 pi r t cos theta, this is what you will have. तो ये सारे के सारे अपवर्ड फोर्सेस आ जाएंगे आपके पास ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज प्योरली अपवर्ड्स, ऐसा है। दिस इज व्हाट यू हैव। यहाँ पे भी आएगा ऑफ कोर्स एवरीवेयर। मैं अभी सब जगह पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो जितने भी दिखाए उससे समझ लेना। तो टोटल अपवर्ड फोर्स दैट इज एफ यू, कितना आएगा ये एफ यू, 2 पाई स्मॉल r t cos थीटा। और मैंने आपको कल बताया था कि ये स्मॉल r क्या है, व्हाट इज दिस स्मॉल r, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी, दिस रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये स्मॉल r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे भी स्मॉल r दिखा सकते हो, रेडियस ऑफ कैपिलरी। यहाँ तक क्लियर? किसी को भी डाउट है यहाँ पे? तो एक सिचुएशन था जिसमें एक कंटेनर है, लिक्विड है, उसमें कैपिलरी हमने डिप कर दिया, कैपिलरी डिप किया तो देयर इज राइज इनसाइड द कैपिलरी, राइट। हमको ये एक्सप्लेन करना है, ये जो राइज है, पहली बात तो राइज हुआ क्यों, तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। याद है क्या, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम था, तो यहाँ लिक्विड नीचे प्रेस हुआ, यहाँ पे लिक्विड ऊपर प्रेस हुआ, तो वो तो हमारा ऑलरेडी कवर हो गया। उसके बाद हमको फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट, ये हाइट कितना है इसका एक्सप्लेन फाइंड करना है। और ये भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखो अब लिक्विड का राइज होना मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा लिक्विड होना, और जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका मास होता है, जहां मास होता है वहां वेट होता है, और वेट क्या करता है, नीचे लेके जाता है। लेकिन एक बार राइज होने के बाद लिक्विड नीचे जाता नहीं है, तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स को किसी अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस किया होगा, ये भी हमको यहाँ प्रूव करना है, शो करना है, फाइंड करना है कि कौन से अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस किया। तो हमने पहले फाइंड कर लिया व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स। तो व्हाट इज टोटल अपवर्ड फोर्स, 2 पाई r t cos थीटा। जस्ट रैंडम क्वेश्चन, अगर कैपिलरी का शेप ये सिलिंड्रिकल है ना विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर कैपिलरी का शेप स्क्वायर होता तो, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता तो, ये 2 पाई r क्या लिया आपने, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, बराबर। मेरे पास अगर एक यस 4 टाइम्स ऑफ साइड, अगर स्क्वायर होता तो ए और ए, तो वहां क्या लिखते 4a, क्योंकि नीट जेडबलई में यही डिफरेंस होता है कि दे विल नॉट टेल यू कि कैपिलरी का शेप हमेशा क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। मैं भी बोल दिया कि कैपिलरी हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो उस केस में स्क्वायर ए और ए, तो 4a, ए स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं, टच कहाँ कर रहा है वो देखना पड़ेगा, राइट। तो वहां क्या लिखोगे, 4a t cos थीटा, यहाँ पे 2 पाई r t cos थीटा। और आपको पता है डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट इज mg। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ने बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, तो बट weight of the liquid is balanced by upward force, or that upward force is force due to surface tension. So it is balanced by force due to surface tension. ST मतलब surface tension. This weight is mg. This is 2 pi r t cos theta. राइट आपको चाहिए था h का इक्वेशन, हाइट। तो हाइट अभी तक तो है नहीं इसमें, तो हाइट लाओगे कैसे, पहले वो सोचो। देखो यहां से तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है, टेंशन कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो ये जो मास है, मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, वी रो जी इक्वल टू 2 पाई r t cos थीटा। बट वॉल्यूम, ये शेप सिलिंड्रिकल है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट, वेरी गुड। तो वो हाइट क्यों, क्योंकि हम इतने एक्स्ट्रा लिक्विड की बात कर रहे थे, दैट इज वाई ओनली दिस मच ऑफ हाइट। तो यह आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम की जगह पे एरिया इनटू हाइट इनटू रो जी इक्वल टू 2 पाई r t cos थीटा। गुड।
हमको एच का एक्सप्रेशन चाहिए। अब एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता तो ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, वेरी गुड। तो पाई आर स्क्वायर एच रो जी, एच रो जी इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। तो पाई पाई और आर आर कैंसल हो गया, एच रो जी, एच रो जी इंटू आर, एच को रखा यहाँ पे, बाकी ले गया सब वहां पे, तो 2 टी कॉस थीटा बाय आर रो जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइट। सेम एक्सप्रेशन विल बी फॉर फॉल, ये राइज का है, सेम विल बी फॉर फॉल। गुड। बाकी थ्योरी थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, अभी कैसे ऐड करोगे, कुछ नहीं है। कंसिडर अ कैपिलरी dipped in a liquid, dipped in a liquid which wets a solid or partially wets a solid. In this case, we know that there is rise in the level of liquid inside the capillary. Okay. उसके बाद आप क्या बताओगे? We know that the force of surface tension acts, कहाँ कहाँ act होता है? At every point where there is contact of liquid and solid. And this force of surface tension is tangential. We know that according to Newton's third law, every action has equal but opposite reaction. तो ये एक्शन का रिएक्शन आ गया, वो टी ऊपर की तरफ दिखा दिया हमने। ये जो रिएक्शन है इसके कंपोनेंट कर दिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। So T sin theta components will cancel out each other because they are opposite in direction and equal in magnitude. और जो T cos theta components है, this T cos theta components मतलब vertical components will add up in upward direction. तो ये जो T cos theta components है, they will add up to give you force in upward direction. So 2 pi r T cos theta is the total upward force. तो ये जो टोटल अपवर्ड फोर्स है किसको बैलेंस कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स को। डाउनवर्ड फोर्स इज ड्यू टू वेट। तो एम जी इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम इज ए इनटू एच, ए इज पाई आर स्क्वायर, पाई और आर हो गया कैंसल, तो एच मिल गया आपको 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। तो ये था एक मेथड। अब दूसरा मेथड दैट इज यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, वो ज्यादा इजी है। थोड़ा सा सिर्फ आपको लैपलास लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। तो डू यू रिमेम्बर लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? व्हाट इज लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? फॉर अ ड्रॉप बता दो। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द सरफेस इज इक्वल टू 2t बाई आर, और बबल होगा तो 4t बाई आर। 2t तब लिखते हो जब एक फ्री सरफेस हो, और 4t तब आता है जब दो फ्री सरफेस हो। तो दूसरा मेथड यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। तो इस केस में इट इज मच मोर सिंपलर। सपोज हमारे पास एक कैपिलरी है, तो इस केस में हम लोग सिर्फ कैपिलरी पे ही फोकस करेंगे। बाय द वे, ये जो डायग्राम है ये नोट्स में से मिसिंग है, तो नोट्स में ये प्रिंट नहीं हुआ है। डजंट मैटर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा हूँ सिर्फ कैपिलरी का दिखा रहा हूँ। मतलब आई एम शोइंग ओनली द पार्ट ऑफ कैपिलरी विच इज आउटसाइड द लिक्विड। मतलब माई फोकस विल बी ओनली ऑन दिस पार्ट। तो ये जो इतना पार्ट है ना, उसका ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग ओनली दिस पार्ट। तो याद रखना, हम यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर प्रेशर डिफरेंस, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द कैपिलरी। इसके नीचे पानी है, लिक्विड है, वॉट एवर है, वो सब है। तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इसके नीचे लिक्विड है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हमारा सिर्फ फोकस है इनसाइड द कैपिलरी। और आपको ऑलरेडी पता है कि इनसाइड द कैपिलरी क्या होगा, यहाँ पे राइज होगा, क्योंकि ये लिक्विड कौन सा है? वाटर है। वाटर के केस में क्या होता है? राइज होता है। तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा कॉनकेव। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब ये जो कॉनकेव पार्ट है, आपको अगर याद होगा मैंने ऑप्टिक्स में भी बताया था आपको कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है। वो लेंस था, ये लेंस नहीं है, लेकिन एक कॉनकेव सरफेस है। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक बड़े स्पीयर का एक छोटा पार्ट अगर आप लेते हो,
तो दैट बिकम्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस, और अगर इसी का मैं यहाँ का पार्ट ले लूँ तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव सरफेस, राइट। तो क्योंकि कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस दोनों ही एक बड़े स्फीयर के पार्ट है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस का एक रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिमिलरली ये भी एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, तो इसका भी क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो लेट अस से दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो कैपिटल आर है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सॉरी, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। गुड। और जो स्मॉल आर है वो क्या था, रेडियस ऑफ कैपिलरी, एग्जैक्टली। तो ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो दिस इज स्मॉल आर। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो प्रेशर डिफरेंस मेथड में दो आर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिनिस्कस एंड दूसरा है रेडियस ऑफ कैपिलरी। रेडियस ऑफ कैपिलरी इज स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिनिस्कस इज कैपिटल आर। सरफेस टेंशन का फोर्स वहां एक्ट होता है जहां जहां लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट है। तो लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा सरफेस टेंशन का फोर्स। ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो ये थीटा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। गुड। क्योंकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये टेंजेंशियल होता है, तो ये आ गया आपका टेंजेंशियल सरफेस टेंशन, और दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री अगर पता होगा, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दिस इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये टोटल एंगल कितना है, 90। एक्सेलेंट। तो 90 में से ये कितना बच गया, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा। और अगर आपको सर्कुलर मोशन याद है, अभी इसमें सर्कुलर का मोशन तो कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन अगर याद है तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंशियल दोनों में एंगल कितना होता है, 90। एक्सेलेंट। ये एंगल तुमने कितना बताया मेरे को, और ये टोटल एंगल कितना है फिर, क्योंकि ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, तो टैंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल कितना होता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना बचा, थीटा, परफेक्ट। अगर ये थीटा है, यहाँ पे ध्यान दो इधर, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, बाय, वेरी गुड। गुड। तो अभी आपको अच्छे से सब समझ में आ गया। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एंगल्स बहुत मैटर करेंगे। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एंगल, वो डायग्राम समझ में नहीं आएगा। जानबूझ के डायग्राम नहीं दिया है मैंने, क्योंकि डायरेक्टली डायग्राम देखते फिर समझ में नहीं आता कौन सा एंगल कहाँ से आया। तो अब समझ लो, इंटेंशनली दैट इज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम नोट्स सो दैट यू विल डू टुडे आफ्टर गोइंग होम, खुद से ड्रॉ करोगे, दैट इज वाई। ओके, देन ये थीटा है, क्विक, ये टोटल एंगल कितना है, वेरी गुड। अगर ये एंगल 90 है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल कितना है, अगर ये 90 है तो ये कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना है, बस यही हमको चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी नीड। तो वी एक्चुअली नीड दिस एंगल। तो ये एंगल कितना है, थीटा। अब जो आपके पास टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें ये एंगल डायरेक्टली थीटा लिखा हुआ है, और समझ में नहीं आता कहाँ से आ गया थीटा। तो अब समझ में आया कहाँ से आ गया थीटा। गुड। देन अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी सरफेस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है। सिर्फ फ्लैट सरफेस हो तो देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज प्रेशर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ प्लेन लिक्विड सरफेस इज सेम। लेकिन जब जब कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है। यहाँ पे सरफेस कॉनकेव है तो प्रेशर डिफरेंस होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा पी इक्वल टू 2T बाय कैपिटल आर। दो गलती होती है, एक तो कैपिटल आर के ऊपर स्मॉल आर लिखते हो, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस। तो प्रेशर डिफरेंस तुम इस सरफेस के अक्रॉस देख रहे हो, तो रेडियस इस सरफेस का लिया जाएगा, व्हाट इज द रेडियस, कैपिटल आर। तो ये आ गया, कहां से आ गया, ये लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, लैप्लास लॉ से आया ये। आप बोलोगे 2T क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, इसके नीचे लिक्विड है तो एक ही सरफेस फ्री है, कौन सा, सिर्फ ऊपर वाला, ओनली वन सरफेस इज फ्री। तो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन में जब एक सरफेस फ्री हो तो 2T आता है कि 4T आता है, तो दैट इज वाई वी आर रिटन 2T। यहाँ तक क्लियर, पक्का, राइट। अब बट
हमको ये भी पता है कि प्रेशर डिफरेंस नॉर्मली मेजर जब करते हो तो क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर। मैनोमीटर या बैरोमीटर में प्रेशर कहाँ से आता है, एच रो जी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। तो 1 एंड 2 से आ जाएगा आपके पास एच रो जी इक्वल टू 2t बाय आर। क्लियर। नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस डेरिवेशन, इफ यू सी यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या नहीं आया अभी तक, तो cos थीटा लाओ। तो व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एडजेसेंट कौन है, आर, और हाइपोटेन्यूज कौन है, कैपिटल आर। सो व्हाट इज कैपिटल आर, आर अपॉन cos थीटा, बराबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एच रो जी इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर अपॉन, ये रो जी को वहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, हो गया डिराइव। तो प्रेशर डिफरेंस से एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट देन यू नीड टू एग्जैक्टली नो कि लैपलास लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो लैपलास लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, जब कहीं पे कर्व सरफेस हो, मे भी पूरा स्फीयर हो, क्योंकि ड्रॉप के केस में पूरा स्फीयर बनता है, बबल के केस में भी पूरा स्फीयर बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्वेचर था। जहां भी कर्वेचर हो वहां पे आप लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन अप्लाई कर सकते हो। तो लेट अस रीडिराइव ऑल ऑफ दिस, इट इज टू सिंपल। तो सबसे पहले अभी वो लिखना कैसे क्या मैं बता देता हूँ। वही है, कंसिडर अ कैपिलरी डिप इन अ लिक्विड which completely or partially wets a solid. In this case there is capillary rise. यहाँ तक क्लियर। तो बता देता हूँ मैं आपको, कंसिडर अ कैपिलरी dipped in a liquid which partially wets a solid, which partially wets a solid। और इन दिस केस क्या होता है, इन दिस केस, इन दिस केस राइज की फॉल, इन दिस केस देयर इज कैपिलरी राइज। तो अभी आप सबको फिजिक्स लिखने में प्रॉब्लम आया ही होगा, आता ही है। तो अभी नहीं आएगा क्योंकि ट्वेल्थ में थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, तो आप सीखते हो कि लिखना कैसे है इसको। एग्जाम में आया ना, एग्जाम हो गया, फिर मैंने आपको बहुत बार बताया है, इतना लिख लिया ना, बेसिक बता दिया। अभी एक काम करना, अभी लेट बोलना, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, थीटा क्या है, टी क्या है, सब बताते जाना। तो व्हाट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, मिनिस्कस का, वेरी गुड। तो लेट कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ curvature of meniscus, of meniscus. What is small r, radius of capillary tube, okay, radius of capillary भी लिखा तो भी चलता है, radius of capillary। What is theta, angle of contact। What is t, surface tension, surface tension, very good, okay, surface tension। and then according to Laplace law of spherical membrane, according to Laplace law, you have pressure difference across the convex surface equal to 2t by capital R, equation number 1। But delta P is equal to H rho G, equation number 2। अब ये कहाँ से आया, तो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर एच रो जी ही होता है। इनसाइड माइनस आउटसाइड या आउटसाइड माइनस इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज गेज प्रेशर, दैट इज ऑलवेज एच रो जी। ये तो हमने डिराइव किया है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, और गेज प्रेशर इज ओनली एच रो जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you have एच रो जी इक्वल टू 2t by r, बराबर। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम यू विल हैव, यही लिख देते हैं, फ्रॉम डायग्राम
what you have is cos theta was small r, क्योंकि adjacent side small r है, upon hypotenuse is capital R. अब एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ. तो therefore you have capital R equal to small r upon cos theta, equation number 4. So from equation number 3 and 4, from equation number 3 and 4, तो इक्वेशन नंबर 3 में सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ कैपिटल आर. तो एच रो जी इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल आर इज स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा. तो h इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. सिर्फ ये रो जी को शिफ्ट कर लिया एंड हेंस यू हैव एक्सप्रेशन फॉर हाइट. गुड. अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है show that या फिर derive an expression for height in case of capillary rise using pressure difference. अगर ऐसा बोला है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड, तो यही मेथड तुमको वहां लिखना है. कभी कभी होता है कि यूजिंग फोर्सेस, तो पिछला मेथड लिखना है. कभी कभी मेंशन कुछ भी नहीं होगा, तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टू मेथड प्रोवाइडेड इफ इट इज अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन. अगर 4 मार्क का है तो फिर मेथड नंबर 1. ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. 4 मार्क क्वेश्चन तो मेथड नंबर 1, अगर 2 या 3 मार्क है और मेंशन नहीं किया विच मेथड, तो एनी वन ऑफ दिस. और अगर मेंशन किया है तो फिर वही मेथड आपको लिखना है. ओके, लेकिन पढ़ना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टेस्ट में जानबूझ के क्वेश्चन डाला था और लिखा था यूजिंग प्रेशर डिफरेंस और यूजिंग फोर्सेस का डिराइव कर दिया. तो यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, तो यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मतलब लैपलास लॉ एप्लीकेबल होगा, और यूजिंग फोर्सेस तो सरफेस टेंशन के फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे. गुड. नाउ सिंस हमने इक्वेशन डिराइव कर ही लिया, तो एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इस पे. तो एग्जाम्पल नंबर, अच्छा एग्जाम्पल गायब हो गया, एग्जाम्पल तो होना चाहिए, एग्जाम्पल तो होना चाहिए. अच्छा है यस, जस्ट अ मिनट. 2.7 तक हमारा हुआ है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2.7 तक हुआ था. 2.8 नहीं, 2.6 तक हुआ है ना. 2.6 हुआ है कि नहीं. यस, तो 2.7 और क्वेश्चन नंबर 18, ये दो कैटेगरी के क्वेश्चंस है. 2.7 and 15, 16, 17, 18. Okay, good. Example number 2.7. A capillary tube of radius. Capillary tube of radius. So small r की capital R, small r. 5 into 10 raised to minus 4 is immersed in a beaker filled with mercury. Mercury. What is angle of contact for mercury वैसे? 135. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to minus 3 meter below the level of reservoir. Reservoir मतलब बाहर का, क्योंकि मर्क्यूरी के केस में जब कैपिलरी को डिप करोगे तो लेवल क्या होता है, फॉल होता है. तो जो बाहर का लिक्विड है उसको क्या बोलते हो, रिजर्वायर. तो बाहर का जो लेवल है उसके कंपैरिजन में कितना लेवल डाउन है, 8 इंटू 10⁻³ डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. वैसे तो पता ही है 135 डिग्री रफली रफली आएगा अप्रोक्सीमेटली. आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है यूजिंग दिस वैल्यूज बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास. सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर. इट्स डेंसिटी इज 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यूज जी वैल्यू एज 9.8. तो ऐसा है, जीवन पैरामीटर में आपके पास रेडियस दिया है r, 5 into 10⁻⁻⁴ मीटर. ओके, mercury level inside the tube is found to be, h is found to be 8 into 10⁻³ meter, but with a negative sign, minus sign. Okay, then determine the angle of contact, मतलब find angle of contact, find what is theta. Surface tension of mercury is 0.465. Okay, and what else is given to you, density of mercury कितना है, 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. and what is g value, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, गुड. तो अभी थीटा फाइंड करना है. तो डेफिनेटली आई नो दैट यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला. h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g. गुड. तो हो गया.
क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ये पता है तो आंसर आ ही जाएगा, मतलब एंड ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज एच वैल्यू? -8 इंटू 10⁻⁻³ 2t, 2 इंटू 0.465 कॉस थीटा हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज आर? 5 into 10⁻⁻⁴. What is density? 13.6. 10⁻³ What is g? 9.8. तो जी के लिए 10 दे देते तो अच्छा होता, लेकिन दिया नहीं है तो ठीक है, जो है वो है। ओके, -4 + 3, -1 यहाँ पे लाके -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 तो आ जाएगा -4, 1 ज़ा एंड 4 ज़ा, सॉरी 1 ज़ा एंड 4 ज़ा, 5 4 ज़ा 20 इंटू ये 13.6 भी यहाँ लाओगे, 13.6 माइनस साइन लिखना है इधर, माइनस भूलना नहीं, इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 0.465 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो अभी ये आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल है। ये जीरो इसको दे दो, 10⁻³ हो गया, तो -2 इंटू 10⁻³ इंटू 13.6 इंटू 9.8 अपॉन 0.465, 0.465, ये आ गया कॉस थीटा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, तो ज़्यादा मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करूंगा। 9.8 इंटू 2 तो ईजी है, 19.6 होता है ना वो, बराबर ना? हाँ, तो वो पता होना चाहिए, वो 19.6 आ गया। ओके, ऐसा क्लियर हो? 19.6 आ गया, तो 19.6 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 0.465, 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 13.6, 19.6 multiplied by 13.6, 266.56 divided by 0.465, 573.247, 573, 573, 573.247, 247 इंटू 10⁻³ माइनस साइन के साथ, मतलब -0.573 कितना आ गया ये? माइनस, क्योंकि ये -3 है, इसको दोगे तो क्या बन जाएगा वो? एक काम करो, तो यू आर गेटिंग लिटिल कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन कम कर देते हैं। चलो ये पॉइंट लिखो ही मत, छोड़ दो। अब बताओ कि 10⁻³ अगर इसको दे दिया नंबर को तो क्या बन जाएगा? -0. cos थीटा इक्वल टू -0.573, cos की वैल्यू -0.573 होती है 134 डिग्री एंड सम के लिए, सम मिनट्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 100 एंड समथिंग समथिंग, 134 डिग्रीज एंड समथिंग। तो चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है। वो तो वैसे कैलकुलेटर बता ही देगा हमको, बट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस कैलकुलेटर, क्योंकि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2.6 की 7 अच्छा, 124 डिग्री 58 के लिए है। ओके, 124 डिग्री 58 देख लेते हैं। कॉस ऑफ कितना? 124 58 मतलब 125, 125 डिग्री, 125 डिग्री का कॉस, 125 डिग्री का कॉस कितना आया? -0.573, और हमारे पास क्या है? वही है, तो थीटा कितना आ जाएगा? 125। डन। ओके, in reality what is the angle of contact of mercury and glass? 135, सही है, गुड, वो सही है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हमको दी थी, अगर हमने वो यूज किया तो कितना आ गया? 125। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, दैट ग्लास इज नॉट क्लीन, और सरफेस ग्लास का बोला है ना, कैपेसिटी ऑफ ग्लास का है, या तो ग्लास का सरफेस क्लीन नहीं है, मैंने बताया था इम्प्योरिटी भी चेंज करता है, या फिर जो कैपिलरी है वो ग्लास का ही नहीं है, मे बी इट इज मेड अप ऑफ स्टील और सम अदर एलॉय। गुड, लेकिन 90 के ऊपर आना चाहिए, तो करेक्ट है 90 के ऊपर। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 18 लेना है हमको। 17 तो हमारा वैसे टॉपिक पढ़ा के हुआ नहीं है, तो वी वांट टू टेक व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो 19 से आगे हमने सॉल्व किया था, अभी सिर्फ इस टॉपिक पे दो ही क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में, वन इज सॉल्व एंड अदर इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 18। ओके, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है? एच। तो वैल्यू ऑफ एच फाइंड करने के लिए बोला होगा इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter, the angle of contact between water and glass is 0. Density of water is 1000 kilogram per meter cube and the value of G is 9.8. तो आपके पास जो गिवन पैरामीटर्स है ना, गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? एक तो रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm, मतलब 0.1 इंटू 10 रेज टू -3, मतलब 10 रेज टू -4 मीटर। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 इंटू 10 रेज टू -2 न्यूटन पर मीटर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, वैसे भी क्लीन ग्लास बोला है तो 0 ही आएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री नॉट सेल्सियस, अभी गर्मी में सब सेल्सियस में याद आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and you have G value as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइस फाइंड करना मतलब H फाइंड करना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। एंड अब आपको फॉर्मूला पता ही है, याद हो ही गया होगा, तो व्हाट इज H? 2t cos theta by r rho g। गुड, एंड देन फॉर्मूला पता है तो सॉल्यूशन इज टू सिंपल, जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन। तो H इक्वल टू 2 इंटू टी इज 7 इंटू 10 रेज टू -2, कॉस ऑफ 0 वो आ जाएगा 1 अपॉन रेडियस इज 10 रेज टू -4, रो इज 10 रेज टू +3, 1000 मतलब 10 रेज टू +3। जी की वैल्यू 9.8। जी की वैल्यू 10 बोल दिया था तो हमारा काम इतना आसान हो जाता, क्योंकि देखो ये 10 बन जाता, ये 10 रेज टू 3 है, 10 रेज टू 4 और -4 कैंसल, मतलब आंसर लगभग आपका वही आएगा अप्रोक्सीमेटली 14 इंटू 10 रेज टू -2, मतलब 0.14, कॉस ऑफ 0 इज 1। खत्म, दैट इज द आंसर। रफली रफली अगर मैं इसको 10 ट्रेड करता हूँ तो 0.14 क्या आगे एक नंबर दिया होगा 142, तो सिर्फ एक डिजिट का चेंज है, मीटर। डन, खत्म। तो लेट अस नाउ बिगिन विथ नेक्स्ट थ्री टॉपिक। वैसे इफ यू रिमेम्बर, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स का डिफरेंस। तो व्हेन यू हैव लिक्विड एट रेस्ट, द स्टडी of properties of fluid at rest is known as hydrostatics. Similarly, the study of properties of liquid in motion is hydrodynamics. So now it is time for us to start with hydrodynamics. तो अब हमको स्टार्ट करना है हाइड्रोडायनामिक्स के साथ। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इमेजिनरी है, थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे है जो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, तो मैंने पहले से सब रेडी करके रखा है, तो ये थोड़ा सा आपको पीपीटी के जैसा सीखना पड़ेगा, सिंपल। तो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में ही एक टॉपिक था सरफेस टेंशन, एंड नाउ वी आर इनटू हाइड्रोडायनामिक्स। तो फ्लूइड इन मोशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of properties of fluids in motion is known as hydrodynamics, and the branch of physics which deals with the study of properties of fluids at rest, हाइड्रोस्टैटिक्स। अब तक जो भी आपने सीखा सारा का सारा हाइड्रोस्टैटिक्स था, तो उसमें सरफेस टेंशन का हर एक फॉर्मूला आ गया, पास्कल्स लॉ आ गया, याद है पास्कल्स लॉ? F1/A1 equal to F2/A2. Pressure applied at one end of enclosed fluid at rest is transmitted undiminished and instantly to all the parts and the walls of container. Good.
फिर हमने जो प्रेशर मेजरमेंट का जो भी फॉर्मूला यूज किया था वो सारा हाइड्रोस्टैटिक्स का केस था। देन जब फ्लूइड इन मोशन होता है तो दो टाइप के फ्लो हम लोग देखते हैं। एक को बोलते हो स्ट्रीमलाइन, जिसको स्टेडी भी बोलते हो, ये भी हमने मेंशन किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड चैप्टर। मैंने आपको बताया था वहां पे कि आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो नॉर्मली स्टेडी या फिर स्मूथ फ्लो होता है, राइट। आइडियल का मतलब उसमें टर्बुलेंस नहीं होता है। इन रियलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। एक होता है स्टेडी फ्लो, जिसको आप स्मूथ फ्लो भी बोलते हो, जिसको आप स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हो, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो अब इसके आगे दो फ्लो हमको समझने हैं। वन इज स्टेडी। तो रिमेंबर, स्टेडी स्मूथ स्ट्रीमलाइन सब एक ही चीज है। स्टेडी, स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन। स्टेडी को स्टेडी बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। उसका रीजन है, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो क्या होता है ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है जो मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो? प्रेशर और वेलोसिटी। तो ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है किसके? फ्लूइड के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फ्लूइड का प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाइप का प्रॉपर्टी है जिसमें से फ्लूइड फ्लो होगा। वो भी मेजरेबल है डेफिनेटली। आप बोलोगे रेडियस नहीं मेजर कर सकते, कर सकते हो, लेकिन वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी नहीं है। अब घर में भी हमारे पास नल होते हैं, मतलब पाइपलाइंस होता है। तो लिक्विड जो है वो वाटर है जो फ्लो हो रहा है। फ्लो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वाटर, बराबर, करेक्ट। कि पाइप फ्लो होता है। हाँ, तो जो फ्लो हो रहा है उसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पाइप लाइन की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। प्रेशर एंड वेलोसिटी, ये ऐसे दो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड के दैट यू कैन मेजर। उसको बोलते हो मेजरेबल प्रॉपर्टी, जो मेजर कर सकते हो। उसको फिजिक्स में और एक नाम होता है ऑब्जर्वेबल्स। जिसका तुम ऑब्जर्वेशन लेते हो उसको क्या बोलते हो? ऑब्जर्वेबल्स। तो ये जो प्रेशर या वेलोसिटी है, ये एट अ पॉइंट इन द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ऐसा एक फ्लूइड है दैट इज फ्लोइंग, सम फ्लूइड इज फ्लोइंग। इसमें अगर मैं एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं पी, तो इस पी पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसको आप बोलते हो स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो मतलब क्या? मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट था, इज कांस्टेंट ओवर टाइम। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे किसी पॉइंट क्यू पे वही वैल्यू आएगी। हो सकता है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, हो सकता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ओवर टाइम पी पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 5। और क्यू पॉइंट पे हमेशा क्या रहेगा? 10। गुड। तो ये ओवर टाइम, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू डज नॉट चेंज। गुड। तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। और से हमको पता है कि हमेशा फ्लो स्टेडी नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे अभी गर्मी का टाइम है या फिर विंटर्स आएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर इज लाइक अ स्टेडी फ्लो, क्योंकि उतना पानी है ही नहीं फ्लो होने के लिए। लेकिन व्हेन इट इज मानसून, समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि 2-3 साल से हमारे यहाँ पे मोर और लेस फ्लडिंग जैसा सिचुएशन हो रहा है, नॉट वेरी सीवियर फ्लड, नॉर्मल फ्लड। तो उसमें आप देखते हो कि बहुत बार ये ब्रिज भी बंद करना पड़ जाता है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। उस केस में अगर क्यू पॉइंट पे अभी स्पीड 10 है तो बाद में 50 भी बन जाएगा। डजंट, आई मीन वैल्यू डिपेंड ऑन हाउ मच लिक्विड इज फ्लोइंग। ओके। देन अब स्टेडी फ्लो को समझने के लिए हम एक काम करेंगे, हम एक फ्लो ही इमेजिन कर लेंगे। तो लेट अस इमेजिन अ फ्लो। तो ये एक ट्यूब है जिसमें से लिक्विड, मतलब फ्लूइड इज फ्लोइंग, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऐसे दिया भी है, एरो हेड दिए है, मतलब द डायरेक्शन इज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो आ गया। तो लेट अस कंसीडर अ पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन भी अलग है, यहाँ पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। अब ऐसा क्यों लेना है? क्योंकि हमको रियल लाइफ से कंपेयर करना है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, अनलेस अनलेस आपके पास लोखंडी पाइप हो, जो अभी यूज नहीं करते, आयन के पहले करते थे। अभी आप नॉर्मली फाइंड करोगे पीवीसी या फिर इवन रबर। अभी रबर के जो पाइप होते हैं वो तो कहीं भी बेंड हो जाता है। बेंड होना है मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज होना, राइट। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन हमको लेना है, इसके लिए हमने एक पाइप लिया जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो कंसिडर अ पाइप हुज डायरेक्शन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस आर्बिट्रली। आर्बिट्रली में रैंडमली। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है किसका? पाइप का। मतलब बेसिकली ऐसा है कि पाइप हमेशा स्ट्रेट नहीं रहेगा,
ये पाइप ऐसा हो जाएगा। तो देखो डायरेक्शन रैंडमली चेंज हो रहा है और साथ में क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। गुड। देन तो ये आ गया आपके पास एक सिचुएशन। अभी हमको सबसे पहले डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज फ्लो लाइन, जिसको आप स्ट्रीम लाइन भी बोलते हो। तो फ्लो लाइन मतलब स्ट्रीम लाइन। अभी फ्लो लाइन का मतलब क्या है, देखो आइडिया इज दिस कि जब एक लिक्विड फ्लो होगा, लिक्विड फ्लो होगा मतलब लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ फ्लो होंगे। तो हर एक मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पाथ ट्रैवर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो वन मॉलिक्यूल इज फॉलोइंग दिस पाथ, अदर मॉलिक्यूल इज फॉलोइंग अदर पाथ, कोई और होगा इट इज फॉलोइंग सम अदर पाथ। तो द पाथ फॉलोड बाय अ लिक्विड मॉलिक्यूल इज नोन एज फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन। तो फ्लो लाइन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, पाथ है, किसने फॉलो किया, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ने। तो पहला डेफिनेशन, फ्लो लाइन, इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन अ मूविंग फ्लूइड। राइट। तो ये जो सारे लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लाइंस क्या है, फ्लो लाइन है। दीज आर ऑल फ्लो लाइंस। और फ्लो लाइन को और एक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीम लाइन। लेकिन मैं फिलहाल स्ट्रीम लाइन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं फिलहाल बोलूंगा फ्लो लाइन। तो दीज आर फ्लो लाइंस। Each molecule of the liquid is following a particular path, and that path is known as flow line. And there is something called as flow tube. अब ये फ्लो ट्यूब क्या होता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत सारे फ्लो लाइंस है। तो इन फ्लो लाइंस का एक इमेजिनरी बंडल, बंडल मतलब सेट, तो व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, उनका एक बंडल बना लिया, इमेजिनरी बंडल है। अब इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि इमेजिन एक पाइप है, उसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, बराबर। और लिक्विड के अंदर मैंने 6 7 8 10 फ्लो लाइंस ले लिए, और मैंने इमेजिन कर लिया कि ये 10 फ्लो लाइंस है, उसका एक पैकेट है। तो मैंने इमेजिन किया, तो वो क्या है, इमेजिनरी है। करेक्ट। तो इमेजिनरी बंडल जो होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस का, उसको बोलते हो फ्लो ट्यूब। तो इट इज एन इमेजिनरी बंडल मतलब सेट, इमेजिनरी सेट ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी एनवलप। सभी इमेजिनरी है ना, लिक्विड। तो थोड़ा सा इसको, ये टॉपिक है ना इमेजिनरी बहुत ज्यादा है, इमेजिन करो लेकिन सो मत जाओ इमेजिन करते करते। तो सॉरी फॉर दिस, अब वो पुरानी आदत है मेरे टॉन्ट मारने की, ठीक है। एनीवेज, तो इमेजिन दिस इज लिक्विड विच इज फ्लोइंग, देन व्हाट यू हैव इज, इसमें से पार्टिकल्स आर फ्लोइंग, मतलब मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। ये एक फ्लो लाइन हो गया। ऐसे बहुत सारे फ्लो लाइंस है, यू हैव एन नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। उसमें से मैं थोड़े से ही लेता हूँ। ये जो थोड़े से मैंने फ्लो लाइन लिए, बराबर, मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये फ्लो लाइंस एक इमेजिनरी ट्यूब के अंदर है। किसके अंदर है, इमेजिनरी ट्यूब। तो इस इमेजिनरी ट्यूब को क्या बोलोगे, फ्लो ट्यूब, सिंपल फ्लो ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी ट्यूब। उस ट्यूब को क्या बोला है, एनवेलप। गुड। गुड। तो अब पहले देख लेते हैं व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। तो स्टेडी फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब लैमिनार फ्लो, सब एक ही चीज है। स्टेडी फ्लो, स्मूथ फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये जो फ्लो होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो अगर आप देख रहे हो, या देख लो, दिख रहा है एक भी स्ट्रीम लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, नहीं। ये तब होता है जब फ्लो रेट स्लो हो, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज स्लो, राइट। और अगर फ्लो रेट बहुत ज्यादा हो, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा, तो वो टर्बुलेंट बनता है। तो उस केस में होता क्या है, इन दैट केस व्हाट यू विल फाइंड इज, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। मतलब इन दैट केस जब स्पीड ऑफ द फ्लो इज लार्ज, तो यू विल फाइंड दैट फ्लो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो लैमिनार फ्लो और स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये सारे जो फ्लो होते हैं दे आर एट स्लो रेट। so it is a steady flow in which adjacent flow lines layers of fluid move smoothly over each other। तो एक स्ट्रीम लाइन दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा होगा, तीसरे के ऊपर चौथा होगा, लेकिन दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्मूथ फ्लो, लैमिनार फ्लो, इसमें क्या होता है,
वन स्ट्रीमलाइन इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर स्मूथली, मतलब विदाउट फ्रिक्शन। तो याद आया आइडियल फ्लूइड का एक स्टेटमेंट, एक अजम्पशन था, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो स्मूथ मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। मैं तभी बताया था कि आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके लगेगा आपको। तो यू नाउ नो कि मैं लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो तब बोल सकता हूं जब देयर इज नो फ्रिक्शन। सो इन स्टेडी फ्लो you have flow lines which are moving one over other smoothly and without intersecting each other. फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या है? तो टर्बुलेंट फ्लो पहली बात तो रैपिड फ्लो है। सो इट इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, वेरी हाई स्पीड, so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously. अब फ्लो पैटर्न चेंजेस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो ये फ्लो पैटर्न, जो फ्लो पैटर्न एक कॉर्नर में था वही फ्लो पैटर्न दूसरे कॉर्नर में भी है। तो इफ यू सी, जो फ्लो पैटर्न एक कॉर्नर में है वही फ्लो पैटर्न दूसरे कॉर्नर में है। लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो हो तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पे फ्लो पैटर्न अलग है लेकिन आगे जाके चेंज हो गया, आगे जाके इंटरसेक्ट हो गया। हो सकता है कि आगे जाके ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया। यस। तो स्मूथ फ्लो में, स्टेडी फ्लो में फ्लो पैटर्न क्या होता है? सेम रहता है हर जगह पे, बराबर। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? चेंज होता है। तो इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली, राइट। ऑल्सो डिफरेंट फ्लो लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर। वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्लो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड। चलो तो मेरे को बताओ, सो फार अब तक हमने इसमें कौन सा टॉपिक कवर किया? हाइड्रोडायनामिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स? द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन, हाइड्रोडायनामिक्स, राइट। उसके बाद फ्लो लाइन, फ्लो लाइन इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल और मॉलिक्यूल। तो एक पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोलोगे? फ्लो लाइन। उसके बाद फ्लो ट्यूब। व्हाट इज फ्लो ट्यूब? हाँ, इट इज, it is imaginary bundle flow of flow lines bounded by imaginary tube, imaginary envelope, imaginary wall, उसको बोलते हो फ्लो ट्यूब। फिर हमने देखा व्हाट इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब कौन सा फ्लो? लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अ फ्लो इन विच one streamline moves over other smoothly, right? And streamlines मतलब फ्लो लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उसको बोलते हो लैमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन। हाँ, स्टेडी फ्लो मैंने बताया नहीं क्योंकि आई होप आपको पता है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। फिर हमने देखा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट so that the pattern changes and also different flow lines may intersect each other. तो अभी हम लोग ऐसा करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में कंपेयर कर लेंगे, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आया है, आ सकता है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। 2 मार्क का होगा तो 2 पॉइंट्स, 3 मार्क का होगा तो 3 पॉइंट्स, और 4 मार्क का होगा तो 4 पॉइंट्स। बहुत सिंपल है। अभी मैंने बताया आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा फ्लो होता है? स्मूथ। द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल का मतलब क्या बता देता हूँ। मैंने अभी जस्ट बताया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी का। स्लो फ्लो कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन। और फास्ट कौन सा होता है? राइट। अब इमेजिन एक लिक्विड है विच इज फ्लोइंग, गुड, स्पीड कम था। मान लो एक पॉइंट पे स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, वो बढ़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बढ़ते गया, राइट। तो जो फ्लूइड का फ्लो स्लो था अब वो फास्ट होने लगा है, राइट। मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट बन जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो ये टर्बुलेंट कब बना, उसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो आगे आएगा अगले टॉपिक में, उसको बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी।
critical velocity is the value of velocity at which streamline flow converts into turbulent. मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो से कम वेलोसिटी होगा तो फ्लो कौन सा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वैल्यू होगा तो फ्लो कौन सा है, और ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या होता है, फ्लो कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, बराबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वैल्यू हुआ वेलोसिटी का तो फ्लो इज, अदरवाइज इट इज, वेरी गुड। तो देखो वही यहाँ बोला है, द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड with velocity less than critical velocity is known as streamline flow और laminar flow। जो फ्लो स्मूथ नहीं है और जो फ्लो का पैटर्न भी चेंज होता है उसको बोलते हो इरेगुलर। क्यों, देखो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर, इंग्लिश में ना जो वर्ड्स है उसका लिटरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रेगुलर का मतलब क्या और इरेगुलर मतलब क्या। रेगुलर मतलब जो नॉर्मली हर दिन पैटर्न फॉलो होना चाहिए, हर जगह पैटर्न, उसको बोलो रेगुलर। तो ये जो पहले टाइप का फ्लो है वो रेगुलर है, यस, क्योंकि ये जो पैटर्न है हर जगह पे क्या है, सेम है, बराबर। अब मैं भी बोलता हूँ ना आप लोगों को, आप इरेगुलर हो, व्हाट डज दैट मीन, दैट यू डू नॉट फॉलो अ पैटर्न एवरी डे, यू आर नॉट कमिंग हियर एवरी डे, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो पैटर्न एक जगह पे अलग था, यहाँ उस जगह पे अलग है, तो दैट इज इरेगुलर। तो जो स्मूथ फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, और जो स्मूथ नहीं है वो क्या है, राइट, एग्जैक्टली। तो तुम यहाँ पे बोल सकते थे द रेगुलर फ्लो, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हो, और वो क्या है, इररेगुलर। स्मूथ फ्लो स्टेडी होता है क्योंकि स्टेडी की कंडीशन थी प्रेशर और वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, तो यहाँ पे नहीं होता है। तो जो स्टेडी नहीं वो कौन है फिर, अनस्टेडी। तो यहाँ बोल सकते थे आप द रेगुलर फ्लो एंड स्टेडी फ्लो of a fluid with velocity less than critical। यहाँ बोलोगे the irregular and unsteady flow of a fluid with velocity greater than critical velocity is known as turbulent flow। क्लियर। अब क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी है और स्टेडी में प्रेशर और वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यहाँ पे नहीं है। तो इन टर्बुलेंट फ्लो velocity of fluid at a given point does not remain constant, simple। स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो फ्लो लाइंस, मतलब दो स्ट्रीमलाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एनी टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे टू स्ट्रीमलाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, में, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हो नहीं भी सकता है, राइट। अब आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज समथिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे, बट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो इमेजिन हमारे पास एक फ्लो है, तो लेट अस टेक सम फ्लो फ्रॉम हियर, एक फ्लो ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक फ्लो है, तो दिस इज सम फ्लो, एक ट्यूब में से फ्लो है, तो ये हो गया ट्यूब का एक्सिस, तो दिस इज एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक्सिस ऑफ द ट्यूब है। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, व्हाट डू यू नोटिस, जितने भी स्ट्रीम लाइंस है, मतलब जितने भी फ्लो लाइंस है, दे आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। एंड हियर इफ आई ड्रॉ एक्सिस, डू यू सी दैट ऑल the streamlines are parallel? No. Last point of differentiation, all the streamlines are parallel to the axis of the tube। यहाँ पे all the streamlines are not parallel, और वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि of course जो फ्लो है वो क्या बन जाता है, irregular। तो फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर, ऑर्डर को लूज करना मतलब इरेगुलर बनना। मैंने एग्जैक्टली डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो सब ध्यान रखा है, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि व्हाट आई हैव डन हियर इज। तो हमने पहले क्या किया था, पहले हमने शो किया था रेगुलर फ्लो, देख रहे हैं आपको, हमने पहले क्या शो किया है, रेगुलर, मतलब पहले इनिशियल स्टेज में जब फ्लूइड एंटर किया, कहाँ पे एंटर किया, ट्यूब के अंदर, तो आपको दिख रहा है पैरेलल थे, मतलब यहाँ पे फ्लो क्या था, रेगुलर, यहाँ पे क्या बन गया, बराबर। तो उसने अपना रेगुलरिटी क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो वही लिखा है अ फ्लो ट्यूब लूजेस इट्स ऑर्डर, मतलब इट लूजेस इट्स रेगुलरिटी।
एंड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव होता है तो जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है उसको क्या बोला था आपने, क्या बोला था, फ्लो लाइन या फिर स्ट्रीम लाइन। तो पहले ऐसा था, पहले पार्टिकल ऐसा जा रहा था, ये भी ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, आगे जाके क्या हो गया, आगे जाके क्या हो गया, दे हैव लॉस्ट देयर ऑर्डर, राइट, एंड द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो क्या होने लग गया, इंटरसेक्शन, राइट। तो फ्लो लाइंस पैरेलल है क्या अभी, तो वही तो लिखा है, एंड द फ्लो लाइंस आर नॉट पैरेलल। क्लियर। तो 4 पॉइंट्स, बहुत सिंपल से 4 पॉइंट है। सबसे पहले, इफ द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब आप बोल सकते हो स्मूथ फ्लो, आप बोल सकते हो रेगुलर फ्लो, आप बोलते हो स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल, और in case of turbulent, irregular and unsteady flow with velocity greater than critical velocity. Number 2, velocity at a given point is constant over time, और वहां पे does not remain constant. Point number 3, any two streamlines never intersect each other, और वहां पे intersect each other, में intersect होगा ही ऐसा नहीं बोल सकते हो, बट में और में नॉट, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, वो आगे आएगा कब, डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा। लास्टली, लास्ट पॉइंट, स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, और वहां पे पैरेलल नहीं होते, तो सीधा ऐसा भी लिख सकते हो, द स्ट्रीम लाइंस आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। गुड, now तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर, पक्का पक्का, है ना। गुड, तो नेक्स्ट टॉपिक, अब मैंने बताया आपको क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, फ्लो का टाइप क्या है ये बताने के लिए। तो हमको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा जो हमको बताएगा कि फ्लो का टाइप क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, जहां पे हमको पता लगेगा कि द फ्लो इज वेदर, इफ इट इज ईदर स्ट्रीमलाइन और इट इज टर्बुलेंट। तो फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर streamline or turbulent is differentiated on the basis of velocity of the flow. The velocity beyond which, मैं ऑलरेडी ये सब बोल चुका हूँ, सिर्फ वापस बता रहा हूँ मैं, the velocity beyond which streamline flow becomes turbulent is known as, क्या बोलते हैं उसको, critical velocity. So the flow of fluid, whether it is streamline or turbulent, is differentiated on the basis of velocity. The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity. आप ऐसे ही बोल सकते हो, the velocity below which the flow is streamline is known as critical velocity. The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is known as critical velocity. अब एक रेनॉल्ड्स नाम का साइंटिस्ट था, ये वही रेनॉल्ड्स है जिस नाम से रेनॉल्ड्स पेन कंपनी, मतलब वो उसने कंपनी नहीं बनाई थी, लेकिन रेनॉल्ड्स, ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स, इसने फ्लूइड डायनामिक्स पे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पे, मतलब हाइड्रोडायनामिक्स पे, फ्लूइड इन मोशन पे इतना ज्यादा रिसर्च किया है कि वो रेनॉल्ड्स पेन की जो कंपनी थी ना, उसने नाम ही उसके दे दिया, रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स पेन इज नेम्ड आफ्टर दिस साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स, राइट। और ऐसा क्यों, अब तो इंक क्या होता है, इंक सॉलिड होता है क्या, क्या होता है, फ्लूइड होता है, इट इज बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स, क्रिटिकल वेलोसिटी का इसने एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसने बोला कि क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आना चाहिए वीसी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू आर एन, वेयर आर एन इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा वेयर ईटा इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो आगे टॉपिक में आएगा, वो कल हो जाएगा आपका कवर। Rho and d, where rho is density of the fluid and d is the diameter of the tube through which the liquid is flowing. ये विदाउट डेरिवेशन है, आपको यू आर नॉट सपोज टू डिराइव दिस, सिर्फ ये पता होना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, द वैल्यू वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, और डायरेक्टली मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू ऑसबोर्न रेनॉल्ड्स क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय, और ये रिसर्च में बहुत काम में आता है। तो जो हायर लेवल में सोच रहे हो रिसर्च करना फिजिक्स में, तो यू विल नीड ऑल दिस थिंग्स,
बहुत जगह पे काम में आएगा, इवन इवन स्टार और प्लैनेट्स फॉर्मेशन में काम में आता है। हाँ, तो वो अभी बहुत हाई लेवल हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, यू विल बी बोर्ड, तो ठीक है। एनीवेज, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर एन, वेयर आर एन इज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये हमेशा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। जहां पे तुम देखो, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4 पाई, हाँ ये 1/4 पाई तो कहाँ से है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये। व्हाट इज कैपिटल जी, यूनिवर्सल, ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ईटा जो है, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ये भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो कहाँ से है वो कल समझेगा, कल के लेक्चर में होगा। रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वीसी रो डी बाई ईटा, वीसी रो डी बाई ईटा। क्लियर। तो सिर्फ याद रख लो, इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा अपॉन रो डी। तो व्हाट इज आर एन, वीसी रो डी बाय ईटा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सिंपल है। रेनॉल्ड्स नंबर क्यों चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी क्यों चाहिए, फ्लो कौन सा टाइप है ये बताने के लिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी उसी के लिए चाहिए। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम आई तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, अगर 2000 से ऊपर गई तो टर्बुलेंट, और अगर 1000 से 2000 के बीच में है, इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो इज गेटिंग कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है, टू टेल यू। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा ही है, ओके वो अभी एक पेज कहीं तो मुझसे मिस हो गया, तो मैं ओरली बता देता हूँ वो, तो ठीक है, आई टेल यू ओरली। इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, the flow is streamlined. If it is between 1000 and 2000, the flow is getting converted from streamlined to turbulent. And if it is greater than 2000, then the flow is turbulent. अब इसमें जेई पे एक क्वेश्चन आया था, जेई मीन्स इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आपको कुछ पैरामीटर दिए हैं, जैसे डेंसिटी बता दिया और एक दो चीज बता दी। अभी रेनॉल्ड्स नंबर का स्टेट बोर्ड में एक ही फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है वो जेई में कवर होगा, नीट और जेई के लिए, दैट इज नॉट फॉर सीईटी और स्टेट बोर्ड, तो वो तब बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा है, ये फ्लूइड है, फ्लोइंग है, ये है वो है, बताओ फ्लो कौन सा है। तो बताओ फ्लो कौन सा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना पड़ा वहां पे, और वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आई थी 5000 के आसपास, तो फ्लो कौन सा हुआ, खत्म। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ऑल्सो।